वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोल रही है आपकी बुक, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम वॉट एवर रूट इट कम्स डाउन, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो या स्टेयर्स हो। मतलब यहां से यहां चाहे हमारी बॉल डायरेक्टली आ जाए, बॉल बोल लो या स्टोन बोल दो, ये डायरेक्टली आ जाए तब भी वर्क डन वैसा ही होगा, ये ऐसे गिर जाए तब भी वर्क डन ऐसे ही होगा, ये ऐसे 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 स्टेयर्स से होते हुए आए तब भी वैसे ही, इस तरह का कर्व तब भी वही वर्क डन, और इस तरह का कर्व तब भी वर्क डन वही रहेगा। अब वर्क डन किस बात पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू ma होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg है ना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g, तो फोर्स हो जाएगा mg है ना। अब ये इसकी डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग है, आप चाहें तो मतलब g को इस तरह मार्क भी कर सकते हैं, इसका मास m है। अब ये डिस्टेंस इतने इसने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस ना बोल के बल्कि हमें डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, क्योंकि इधर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, लेकिन यहां पे देखिए डिस्टेंस इसने ये ट्रेवल की लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। यहां पे इसने डिस्टेंस ये जिगजैग वाला किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। यहां पे जो डिस्टेंस है ये कर्व हुआ लेकिन डिस्टेंस ये ही h रहा। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है कॉमन है, सबके लिए h ही है। चलिए यहां पे भी h बना देता हूं मैं। तो डिस्प्लेसमेंट s जो हम लोग ले रहे हैं वो h है। तो वर्क डन क्या होता है? F डॉट s, तो mg डॉट h। तो डॉट हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि mg और h दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो cos थीटा में हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होने वाला है यहाँ पे। तो mgh मल्टीप्लाइड बाई 1 की जगह मैंने सीधे mgh लिख दिया। तो इस तरह से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mgh होगा अगर बॉडी वर्टिकली नीचे गिर रही है, अगर फ्री फॉल हो रहा है। यहां पर अगर बॉल ऊपर जा रही है तब वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस mgh। तो ये आराम से आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये डायग्राम्स नहीं बने हैं बट ये समझने के लिए काफी अच्छे हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल, है ना, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्ग। तो जूल तो सबको याद थी, लेकिन अर्ग थोड़ा याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिए। वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसी तरह जूल जो होगा, 1 जूल कब वर्क माना जाएगा? जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी चीज को डिस्प्लेस कर दे कितनी? 1 मीटर के बराबर। 1 जूल ऑफ वर्क डन is 1 joule of work is said to be done when a force of 1 newton can move a body by a distance of 1 meter। उसी तरह अगर अर्ग की बात करें तो 1 अर्ग is the work done when a force of 1 dyne, अरे dyne भूल गए क्या, can move a body by 1 सेंटीमीटर। फोर्स वाले लेक्चर से हमें याद है कि 1 न्यूटन, देखिए न्यूटन को मैं अगर वैसे एब्रीविएट करता तो चलिए मैं ऐसे भी लिख देता, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और यहाँ अर्ग को तो मैं वैसे ही लिखना पसंद करूंगा बड़े वर्ड्स के हिसाब से। तो ठीक है, ये हो गया। और उसी तरह 1 अर्ग कैन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 डाइन कैन मूव अ बॉडी, फोर्स ऑफ 1 डाइन कैन मूव अ बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर। हाँ, मैं क्या कहने वाला था कि 1 जूल जो है 1 न्यूटन, बल्कि जूल से हम लोग अगर अर्ग में देखना चाहें कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो वो 1 न्यूटन वाली बात पहले हमें पता होनी चाहिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 क्या? डाइन। ठीक है, ये हम लोग को अपने फोर्स वाले लेक्चर से मालूम है।
तो अब अगर हम लोग इसको अर्ग में कन्वर्ट करना चाहें, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना चाहें, तब क्या होगा? ये एक्चुअली कन्वर्जन काफी एग्जाम में आता भी है यार, ये डेरिवेशन टाइप का ही है। तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, ऐसे कर सकते हैं आप। जैसे ही 1 न्यूटन लिखा आपने, उसको 10 टू द पावर 5 डाइन कर दीजिए आप, और 1 मीटर को आप 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर कर दीजिए। ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 7 डाइन मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर। 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर कितना होता है? 1 अर्ग होता है। 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। आ गया समझ में? तो बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जूल को ही समझ लेते हैं। 1 जूल है, 1 जूल से 1000 गुना हो गया है, तो 10 टू द पावर 3 जूल हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं 1 किलो जूल। और 1000 गुना ऊपर चढ़ गए, यानी 10 टू द पावर 6 हो गया, तो ये हो गया 1 मेगा जूल। याद रखिएगा, इसमें m बड़ा लिखेंगे। और ये हो गया 1 गीगा जूल। उसी तरह आपकी बुक में नहीं लिखा है, एक और बड़ा यूनिट हो सकता है 1 टेरा जूल। टेरा जूल कितना होगा? 10 टू द पावर 5 जूल। ये सेम मेथडोलॉजी है जैसे कि आप कोई कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड करते हैं, छोटी सी अगर इमेज वगैरह होगी तो वो किलोबाइट में होगी, अच्छे कैमरा से ली गई फोटो होगी तो वो मेगाबाइट में होगी, और एक पूरी मूवी होगी तो वो गीगाबाइट में होगी। 1 GB 1.5 GB मूवी, 1.5 GB साइज की मूवी होती है। और पूरी पूरी हार्ड डिस्क, पूरा कंप्यूटर जो होता है वो 1 टेराबाइट का होता है। तो वही टेरा, गीगा, मेगा, किलो जो सब्सक्रिप्ट हैं, या क्या बोलना चाहिए, प्रीफिक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो पहले आते हैं। तो इस तरह के जो प्रीफिक्स हैं वो सारी यूनिट्स में चलते हैं, ना सिर्फ कंप्यूटर की वो स्टोरेज यूनिट्स में, बल्कि आप देखिए जैसे किलोमीटर भी होता है, उसी तरह मेगामीटर, गीगामीटर और टेरामीटर भी होता है। किलो सेकंड भी कर सकते हैं, मेगा सेकंड, गीगा सेकंड और टेरा सेकंड। फिर हम लोग टाइम में चलेगा, है ना? तो लेंथ में भी, स्पेस में भी, टाइम में भी, कहीं पे भी हम लोग किलो, मेगा, गीगा और टेरा वाले जो आपके प्रीफिक्स हैं उन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं।